Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में शानदार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा पार्टी के नामदारों से परेशान है, यानी पार्टी के बड़े नेताओं से परेशान है और अब कांग्रेस में एक नया विभाजन हो सकता है। मतलब कांग्रेस पार्टी आगे चलकर टूट सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं या फिर उन्होंने ये दावा किसी बड़ी जानकारी के आधार पर किया है। वैसे बिहार में आज की हार राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की हार नंबर 93 है और बहुत जल्द राहुल गांधी अपनी चुनावी हार का शतक पूरा करने वाले हैं। क्रिकेट में जब कोई बैटर 90s में होता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, जिसे हम नर्वस 90s कहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे रन बनाता है। लेकिन राहुल गांधी नर्वस 90s में नहीं है, बल्कि वो बहुत तेजी से अपनी हार का स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं और 100 के स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी के लिए ये चुनाव बहुत ही खराब रहा। कांग्रेस इस बार सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है और आरजेडी सिर्फ 24 सीटें जीत पाई, जबकि पिछली बार आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। बिहार की जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आज जो संदेश दिया है, हम उसी को आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में डिकोड करेंगे। और आखिर में प्रशांत किशोर के लिए भी 2 शब्द। प्रशांत किशोर को आज एक भी सीट नहीं मिली और ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। उनके लिए बस हम ये कहना चाहेंगे कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने आप को ब्रांड समझने लगती है तब यही होता है। प्रशांत किशोर नेताओं को चुनाव जीतने में मदद करते थे और ऐसा करते करते वो अपने आप को ही नेता समझने लगे। जिस तरह से हमारे देश के मीडिया ने प्रशांत किशोर के कद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उन्हें जिस तरह अखबारों और न्यूज चैनल्स में जगह दी गई, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में उन्हें स्थान मिला, इतना एयर टाइम मिला, उसके बाद आज के ये नतीजे हमारे देश के मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। और सिर्फ प्रशांत किशोर की ही बात नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े पेश करूंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि चुनावों से पहले सोशल मीडिया पर जो नेता लगातार वायरल होते हैं, जो नेता लगातार ट्रेंड करते हैं, जो मुद्दे वायरल होते हैं, ट्रेंड करते रहते हैं, कैसे चुनाव में उसके जो नतीजे आते हैं वो बिल्कुल उलट आते हैं। ये मार्केटिंग का जमाना है, इसलिए कई बार हमारे देश का मीडिया भी मार्केटिंग की चकाचौंध से अंधा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे तो एक बार फिर उन्होंने बिहारी स्टाइल में अपना गमछा लहराया और एक प्रकार से बिहार के लोगों का धन्यवाद उन्होंने इस अंदाज में किया है। और इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी गमछा लहराकर प्रधानमंत्री मोदी का उसी अंदाज में स्वागत किया। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियों में ऐसे ही अपना गमछा लहराया था और ये गमछा बिहार में बहुत लोकप्रिय है। और प्रधानमंत्री मोदी जब इसे लहराते हैं तो वो ये संदेश देते हैं कि वो बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। बिहार की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बिहारी मुहावरे का इस्तेमाल किया जिसकी इस समय बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। गर्दा उड़ा दिया, इसका मतलब बिहार में यह देसी बोलचाल का एक मुहावरा माना जाता है। अक्सर इस मुहावरे का जिक्र होता है कि गर्दा उड़ा दिया। इसका मतलब होता है कि जबरदस्त प्रदर्शन किया है या फिर किसी को चौंका देना। और चुनावी नतीजों से बिहार के वोटरों ने
असल में गर्दा उड़ा दिया है, सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को 5 बड़ी बातें कही हैं। पहला, जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, वो कहते हैं कि अब कांग्रेस में एक नया विभाजन हो सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी टूट सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नेता इस समय कांग्रेस के हाईकमांड से नाराज हैं। दूसरा, अब MY का मतलब है महिला और युवा, जबकि पहले MY का मतलब हुआ करता था मुस्लिम और यादव, और यह तुष्टीकरण की राजनीति का फॉर्मूला था। तीसरा, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। चौथी बात उन्होंने ये कही कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को बिहार के वोटरों ने अपना समर्थन दिया है। और पांचवी बात, गंगा नदी भी बिहार से बंगाल की ओर बहती है। इस तरह से बिहार की जीत ने पश्चिम बंगाल की जीत का रास्ता भी अब तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को कहा कि अब कांग्रेस में एक नया विभाजन हो सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी अब टूट सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां नेताओं का एक बहुत बड़ा धड़ा है, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से नाराज है, उनकी नीतियों से असहमत है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये MMC है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है, और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कांग्रेस आगे चलकर टूट सकती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के नेताओं को ये इशारा कर रहे हैं कि वो बगावत कर दें? क्या वो उन्हें उकसा रहे हैं,
या फिर प्रधानमंत्री मोदी किसी बहुत ही ठोस जानकारी के आधार पर आज ये बात कह रहे हैं? आज ही बिहार के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि कांग्रेस टूट सकती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट से कांग्रेस पार्टी के नेता, खास तौर पर गांधी परिवार और उससे भी ज्यादा खास तौर पर राहुल गांधी जरूर बैकफुट पर आ जाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ एक बार फिर से देखना शुरू कर देंगे। बिहार के नतीजों में अब MY का नया समीकरण आया है, या ये कह लीजिए कि MY समीकरण का नाम अब उसका मतलब बदल चुका है। अब MY का मतलब है महिला और यूथ, M से महिला और Y से यूथ। जबकि लालू यादव के जमाने में और जो हमारे देश में पारंपरिक राजनीति रही है, उसमें इसका मतलब होता था मुस्लिम और यादव वोट बैंक। और ऐसा सोचा जाता था कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मुस्लिम और यादव ये जो वोट बैंक है, ये हमेशा आरजेडी के साथ रहेगा, ये आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को ही वोट देगा। लेकिन इस बार ये भी नहीं हुआ। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। वैसे तो आप लोग सुबह से ही टीवी के सामने बैठकर बिहार के चुनाव के नतीजे देख रहे होंगे, और अभी तक दिन भर देश के बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट्स ने आपके सामने इन नतीजों का विश्लेषण भी कर ही दिया होगा। लेकिन अब रात को 9 बजे हम बहुत ही सरल भाषा में, एक ऐसी भाषा जो आपको समझ में आती हो, उस भाषा में आपके लिए एक बहुत सरल विश्लेषण आज के बिहार के चुनावी नतीजों का करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको 4 जून 2024 के फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। उस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 32 सीटें कम। ये उम्मीद से बहुत कम सीटें थी। और उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए दिल्ली में बीजेपी के इसी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां आज शाम को वो बात कर रहे थे। आज उनका चेहरा आप देखिए, और उस शाम बीजेपी के मुख्यालय में मायूसी छाई हुई थी। और उस दिन मंच पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर निराशा तो नहीं थी, लेकिन दुख की कुछ लकीरें लोगों ने जरूर उनके चेहरे पर देखी, उनके चेहरे पर पढ़ी। उनके मन की कुछ भावनाएं थीं जो वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रहे थे। और फिर उनकी यह तस्वीर पूरे देश में वायरल हो गई। देश के बच्चे बच्चे ने, हर महिला ने, हर युवा ने, हर व्यक्ति ने उनकी इस तस्वीर को देखा। और अगले ही दिन देश के लोगों को यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं किया। बीजेपी 240 सीटें जीतकर भी निराश थी, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी 99 सीट जीतकर ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल करके सरकार ही बना ली हो। और इसके बाद बीजेपी ने भी एक नई सीख ली, अपनी कमियों को दूर किया
और देश की जनता ने भी यह सबक लिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनसे एक गलती हुई। उन्होंने न जाने क्यों प्रधानमंत्री मोदी को न जाने किस बात की सजा दे दी और बहुमत नहीं दिया। यह एहसास देश की जनता को अगले दिन ही हो गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस अति उत्साह में, जश्न के माहौल में डूबती चली गई। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए और अपने आप को पीएम इन वेटिंग समझने लगे। कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा समझ लिया कि अब राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक है। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार चुनाव जीती और उसने 48 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता, यहां भी रिकॉर्ड 132 सीटें जीती। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल को हराकर यहां भी रिकॉर्ड 48 सीटें जीतकर 27 साल के बाद सरकार बनाई। और आज बिहार की जनता ने भी 2024 की उन यादों को मिटाने की पूरी कोशिश की है। और आज ऐसा लगता है जैसे भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी से कह रही है कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और 4 जून 2024 की उस शाम को आप एक बुरा सपना समझकर भुला दीजिए। अब आज की बात करते हैं। आज 14 नवंबर है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, जिसे हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आज के दिन बिहार की जनता ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, और दूसरा, नेहरू के जन्मदिन पर उनके परपोते राहुल गांधी की एक और हार, जिससे बिहार की जनता ने यह साफ कर दिया कि अब देश की राजनीति में परिवारवाद की कोई जगह नहीं बची है। बाल दिवस के मौके पर लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी की करारी हार हुई है और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद अपना चुनाव हार गए हैं। वहीं पंडित नेहरू के परपोते राहुल गांधी की भी एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उन्हें सिर्फ आज 6 सीटें मिली हैं। तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जन्मदिन पर अगर आज ये बिहार के चुनाव नतीजे देख रहे होंगे तो कितने दुखी होंगे और सोचते होंगे कि उनकी पार्टी की आज क्या हालत हो गई है कि बिहार में उसे सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और वो एक क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रही। यानी 243 में से सिर्फ 6 सीट कांग्रेस को मिली हैं और यह राहुल गांधी के करियर की हार नंबर 93 है। तो आज बाल दिवस के मौके पर बिहार की जनता ने बताया है कि अभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी राजनीति में बच्चे हैं और आज के दिन बाल दिवस पर उन्होंने बड़ों को जिता दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को जिताया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को जिताया है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के विश्लेषण की शुरुआत एक पोस्टर से करते हैं। इस पोस्टर को देखिए, जो कहता है कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की उम्र है 75 वर्ष और नीतीश कुमार की उम्र है 74 वर्ष। राहुल गांधी 55 साल के हैं और तेजस्वी यादव की उम्र है 36 साल। और आज 14 नवंबर यानी बाल दिवस है। बिहार के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि राजनीति वाकई बच्चों का खेल नहीं है, और वो भी तब जब राजनीति बिहार जैसे राज्य की हो जिसकी सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा पूरे देश में होती है। इस बार बिहार की राजनीति में जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है उसका नाम है नीमो, यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के सामने महागठबंधन पूरी तरह से धाराशायी हो गया। आज देश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब भी सबसे बड़े नाम हैं। यह नया बिहार है जहां जनता ने साफ संदेश दिया कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति अब उन्हें मंजूर नहीं है। अब जनता केवल विकास के लिए वोट दे रही है। बिहार की जनता ने यह संदेश दिया है कि अब जब वो काम पर जाए तो चलने के लिए उन्हें पक्की रोड चाहिए, घर में 24 घंटे बिजली चाहिए और जब कमाकर पैसा लेकर घर वापस आएंगे तो उसे कोई छीन ना ले रास्ते में, ऐसी कोई रंगदारी उन्हें नहीं चाहिए। महिलाएं बिहार में सुख और शांति चाहती थीं, इसलिए बिहार में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग सरकार को हटाने के लिए नहीं बल्कि सरकार को प्रचंड बहुमत देने के लिए हुई है। बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी थी।
तो जिस दिन बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, लोग कह रहे थे कि बिहार ने एक नया इतिहास रच दिया है। इतनी ज्यादा वोटिंग तो इससे पहले कभी नहीं हुई। ये वोटिंग किस लिए हो रही है, लोग क्या चाहते हैं? तो आज आपको समझ में आ गया। जो बिहार की जनता है वो जंगल राज को रोकने के लिए वोट डालने के लिए आई थी। ये वोट जंगल राज को रोकने के लिए थे और बिहार की जनता ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आज नहीं, अब आगे भी जंगल राज की वापसी दोबारा कभी ना हो। अब मेरे 5 पॉइंट सुनिए। आज के जो नतीजे हैं ये क्या कहते हैं। पहली बात, वादे करने से वोट नहीं मिलते, काम करके दिखाने से वोट मिलते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ वादे करते रह गए और मोदी सरकार ने पैसा सीधे महिलाओं के अकाउंट में भेज भी दिया। मोदी सरकार ने विकास का हर वादा निभाया और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सिर्फ वादे करते रह गए। इसलिए वादों से नहीं वोट मिलते, बल्कि काम करके दिखाने से मिलते हैं। दूसरा, महिलाएं कभी कुछ नहीं भूलती, चाहे शराबबंदी हो या जंगल राज का दर्द हो। महिलाओं की याददाश्त बहुत मजबूत होती है और महिलाएं पुराना जंगल राज का दर्द भूली नहीं। इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाहर निकलकर वोट दिया। जंगल राज दोबारा ना आए और शराबबंदी लागू रहे इसलिए। तीसरा, जरूरी नहीं है कि युवा सिर्फ युवा नेता को ही वोट दें। युवाओं को एक फादर फिगर यानी एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो उनके पिता की तरह हो, घर के बुजुर्ग की तरह हो, जो मुसीबत के समय में उनसे आकर यह कह सके कि बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना। यानी एक ऐसा नेता जो उन्हें भविष्य की गारंटी दे। बहुत सारे नेताओं को आज गलतफहमी है कि अगर हमने टी शर्ट पहन ली तो युवा हमसे प्रभावित हो जाएंगे और टी शर्ट पहनकर वो युवाओं को लुभा लेंगे। यहां आप देखिए, 2 नेता हम आपको आज दिखा रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दोनों टी शर्ट पहनकर, कैप पहनकर चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, यह सोचकर कि युवाओं को शायद यही अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव ने तो रील्स बनानी भी शुरू कर दी थी। इंस्टाग्राम पर वो नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। राहुल गांधी पानी में कूद रहे थे, लेकिन युवा प्रभावित नहीं हुए और युवाओं ने इन लोगों को वोट नहीं दिया। 74 और 75 साल के नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया। अब आप सोचिए, इसलिए यह बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की, नेताओं की, कि अगर टी शर्ट पहन लेंगे, अगर कूल लगेंगे, स्पोर्ट शूज पहनकर जाएंगे, कैप पहनकर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगे, युवाओं के साथ कूल बातें करेंगे, तो युवा प्रभावित होकर उन्हें वोट दे देंगे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी आज ऐसे तमाम नेताओं की दूर हो जानी चाहिए और इससे आपको यह पता चलेगा कि असल में हमारे देश के जो युवा हैं उनकी उम्र तो कम है, लेकिन वो बहुत परिपक्व हैं। चौथा पॉइंट, चाहे ऊंची जाति के लोग हों या नीची जाति के लोग, ये सब विकास के नाम पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। जब पेट और सम्मान दांव पर लगे हों तो चुनावी समीकरण खुद बदल जाते हैं। इसलिए अब तक आप सोचते होंगे कि क्या यह कभी संभव है कि ऊंची जाति और नीची जाति के लोग मिलकर किसी एक ही नेता को वोट कर दें? यह तो असंभव है। इसीलिए वोट बैंक को अलग अलग जातियों में बांटा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ऊंची और नीची जाति के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर यह क्रॉस वोटिंग की है। पांचवी बात, बिहारियों को आप कितना भी बैकवर्ड समझ लीजिए, कितना भी गरीब या अनपढ़ उन्हें बताया जाए, बिहार का असली वोटर कभी किसी को नहीं बताता कि उसने वोटिंग मशीन के बटन पर कौन सा बटन दबाया है, उसने बटन किस चुनाव चिन्ह पर दबाया है। ना एग्जिट पोल वाले को बताता है और ना ही हेलीकॉप्टर से उतरे किसी पत्रकार को बताता है। और छठा, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय मुद्दे और भावनाएं और राष्ट्रहित को एक साथ मिलाने का काम किया है, जो भारत में उनके अलावा और कोई नेता नहीं कर पाएगा। आज बिहार चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब परिवारवाद की लालटेन बुझ गई है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले बिहार के वैशाली में हुई थी। परिवारवाद के खिलाफ हमारे देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सबसे बड़ी क्रांति बिहार में ही हुई थी, लेकिन वही बिहार परिवारवाद की सबसे बड़ी पहचान बन गया आगे चलकर। लालू यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव को विरासत में यह राजनीति मिली और इन्होंने वर्षों तक राज किया। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में परिवारवाद की राजनीति को गांधी परिवार के वंशवाद का भी समर्थन मिला था और हमने
6 नवंबर को डिकोड में बिहार की जनता से ये अपील भी की थी कि बिहार के लोगों को अब एक और क्रांति की आवश्यकता है, और वो क्रांति आज उन्होंने कर दी। आज बिहार चुनाव के जो नतीजे आए वो शायद जेपी आंदोलन के बाद बिहार में सबसे बड़ी क्रांति है, जो अगले कई वर्षों तक भारत की राजनीति को प्रभावित करती रहेगी, क्योंकि अब बिहार की जनता ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव कांटे के मुकाबले में कई राउंड पिछड़ने के बाद आखिरकार 14,500 के आसपास वोटों से जीत तो गए, लेकिन यह आरजेडी का पिछले 15 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप सिंह महुआ से तेज प्रताप यादव 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए और वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने चुनावी अभियान के बावजूद बिहार की राजनीति में कोई असर नहीं छोड़ पाए। इस चुनाव में एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसी घनघोर परिवारवादी पार्टियां थीं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे नेता थे जिनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। बिहार ने यह संदेश दे दिया कि परिवारवाद के बिना भी राजनीति में शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब जरा राहुल गांधी की बात करते हैं। यह राहुल गांधी की राजनीतिक करियर की हार नंबर 93 है, और अब राहुल गांधी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले पसंद नहीं करती। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा देकर एक व्यक्तिगत हमला किया। तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर कहकर पुकारा। इसके अलावा कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां का अपमान भी किया गया, और आज बिहार के लोगों ने एक बार फिर राहुल गांधी को यही सबक दिया है कि व्यक्तिगत आरोपों और प्रधानमंत्री का अपमान करने की उनकी राजनीति को जनता नापसंद करती है, और ऐसा करके राहुल गांधी अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। आज हमारी सहानुभूति कांग्रेस के उन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ है जिन्होंने हर चुनाव में पूरी मेहनत की, अपनी विचारधारा के लिए मेहनत से जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी, लेकिन शीर्ष पर बैठे राहुल गांधी की गलतियां उनकी मेहनत पर हर बार पानी फेर देती हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर हम एक खास पोस्टर आपके लिए लेकर आए हैं, और पोस्टर कहता है कि आज जवाहरलाल नेहरू भी सोच रहे होंगे कि ये कहां आ गए हम, ये पार्टी कहां से कहां आ गई। अगर इस पर आज कोई फिल्म बनाई जाए जो शुरू होगी पंडित नेहरू से और राहुल गांधी तक जब वो आएगी, तो उसका टाइटल होगा ये कहां आ गए हम। आज कांग्रेस के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे। इसलिए आज कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस हार के बाद सबसे पहला सवाल मीडिया से नहीं पूछना चाहिए, चुनाव आयोग से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए, और पूछना चाहिए कि वो आत्मविश्लेषण करके बताएं कि कांग्रेस से कहां गलती हो रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ये आत्मविश्लेषण जरूर कर रहे होंगे कि कांग्रेस अपनी पुरानी विचारधारा से भटककर आज कहां पर आ गई है, क्योंकि आज लोग कांग्रेस को एमएमसी का नाम दे रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस अब सिर्फ मुसलमानों और माओवादियों की बात कर रही है। विचारधारा में इस बदलाव की वजह से ही बिहार को 18 बार मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस आज सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता है, और बिहार चुनाव के नतीजों पर अब से थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी राहुल गांधी पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। वो अब भी ये बात नहीं समझ पा रहे कि बिहार की जनता ने वोट चोरी के आरोप को नकार दिया है। इस चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% के आसपास है। बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89 सीटों पर बीजेपी जीत गई। 101 में से 89 सीट। जेडीयू का स्ट्राइक रेट भी 84% रहा। जेडीयू को 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीटों पर जीत मिली है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 17% है।
143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जब आप सुनेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 9.8%। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और इनमें से सिर्फ 6 सीटों पर जीती। आज कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार में जितनी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है वो कांग्रेस के 6 राज्यों के कुल विधायकों से भी ज्यादा है। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। अब आप सोचिए, आज एक चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। आज देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसे 5 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, यानी लगभग दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर खड़ी हैं। आज कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी लगभग बराबर हैं बिहार में। आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है। बिहार में एक बड़ा गेम चेंजर रहा बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के कार्यकर्ताओं, वहां की महिलाओं और युवाओं के साथ अपने नमो ऐप के जरिए 3 बार बातचीत की थी और बूथ लेवल पर बिहार के लाखों लोगों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया था। और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया कि कैसे एक नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सीधे संवाद करता है, उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें शानदार काम करने के लिए उत्साहित भी करता है। ये एक नया तरीका है और ये जो स्टाइल है काम करने का, ये आपको दूसरी पार्टियों में मिसिंग मिलेगा। कैसे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी सीधे बात करते थे। हमारे देश में महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो तो गृहिणी होती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, और बिहार में तो खास तौर पर कहा जाता था कि वहां की महिलाएं अपने पिता, कभी अपने पति या भाई या बेटे के कहने पर किसी भी पार्टी को अपना वोट देती थी। वो खुद कभी ये तय नहीं कर पाती थी कि किसे वोट देना है। घर में जो पुरुष होते थे वो बताते थे कि किसे वोट करना है। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। बिहार के चुनाव में महिलाओं ने इस बार 71% से ज्यादा वोट किया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने करीब 9% ज्यादा वोटिंग की। इस बार महिलाओं ने बम्पर वोटिंग एनडीए सरकार को वापस लाने के लिए ही नहीं, बल्कि महागठबंधन को जड़ से समाप्त करने के लिए की है। एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि तेजस्वी यादव केवल वादा करते रह गए कि जब हमारी सरकार आएगी तो जीविका दीदी को नौकरी देंगे। यानी डिलीवरी में और वादे में फर्क है और मोदी सरकार हमेशा डिलीवरी में यकीन करती है। बिहार के लोकगीतों की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर 11,730 वोटों से चुनाव जीत गई हैं और उन्होंने दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो इस चुनाव की सबसे
युवा विधायक बन गई हैं। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और क्या कुछ कहना चाहती है? ये बड़ी पार्टी बन बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ अभी। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। हे राजा जी ए करे तरहल, बाजरूरत महूरत खूबसूरत हो। तो देखिए, ये बीजेपी की युवा विधायक हैं, लगभग 25.5 साल इनकी उम्र है। और बीजेपी कैसे नए युवाओं को मौका दे रही है आप देख सकते हैं। बिहार चुनाव में लगभग 53% वोटर्स 20 से 40 वर्ष के बीच हैं और यह संख्या करीब 3 करोड़ 78 लाख है। बिहार में कुल वोटरों में आधे से ज्यादा इसी श्रेणी के वोटर्स हैं और एनडीए ने 30 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां मुस्लिम और यादव वोटर्स ज्यादा हैं। इस जीत में 60 सीटें ऐसी हैं जहां शेड्यूल्ड कास्ट के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और एनडीए की जीत में 110 सीटें ऐसी हैं जिसमें अति पिछड़ा यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के वोटर बड़ा प्रभाव रखते हैं और इन सीटों पर एनडीए को जीत मिली। इस चुनाव का बड़ा संदेश यह है कि इस बार बिहार में युवा, शेड्यूल्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम और यादव वोटरों की प्रभाव वाली सीटों पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। यानी आप समाज का कोई भी वर्ग ले लीजिए, कोई भी श्रेणी ले लीजिए, कोई भी जाति ले लीजिए, हर जाति ने एनडीए को वोट किया है, चाहे वो ऊंची जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो नीची जाति का व्यक्ति हो। ये एक नई चीज हमारे देश में हो रही है और यह सब हो रहा है विकास की वजह से। हमारे देश में मुसलमानों को अक्सर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों ने राजनीतिक पार्टियों को बता दिया कि उन्हें बार बार वोट बैंक समझने की गलती अब ना करें। पहले लालू यादव और अब तेजस्वी यादव बिहार के मुसलमानों को अपना पुश्तैनी वोट बैंक मानते रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव को यह सोच बदलनी होगी। बिहार की जनसंख्या में 17% मुसलमान हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा सीमांचल में रहता है, जहां विधानसभा की 24 सीटें हैं। आज के नतीजों में किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले की 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी हार गई और सीमांचल में आरजेडी एक भी मुस्लिम बहुल सीट जीत नहीं पाई। सीमांचल में एआईएमआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी है, वो 5 सीटें जीत गई, लेकिन जिन मुस्लिम वोटों को आरजेडी अपना सबसे मजबूत वोट बैंक समझती थी, वो वोट बैंक भी अब उनसे दूर हो गया। और अब बिहार में एमवाई वोट बैंक का मतलब है महिला और यूथ। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, लेकिन वो बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन है? आप पहचानते हैं इस व्यक्ति को? अब आपको एक हिंट देते हैं, ये एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोग इस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, इस चेहरे को नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। और इसका मतलब यह है कि बिहार के लोगों ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना जिसका परिवार और जिसका बेटा राजनीति में नहीं है, और ऐसे परिवार को नकार दिया जिसके एक के बाद एक परिवार के सदस्य लगातार राजनीति में आ रहे थे। इसीलिए लालू यादव के परिवार को उन्होंने बाहर कर दिया और नीतीश कुमार को एक और मौका दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में नहीं आने दिया। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ है और यही बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है। बिहार के चुनाव ने आज पूरे देश को यह संदेश दिया है कि आप अक्सर ये आरोप जो है वो लगाते रहते हैं कि ये जो परिवारवाद की बात मैं पहले पूरी कर लेता हूं। ये परिवारवाद जो है ये अपने आप में आज एक बहुत बड़ा संदेश है बिहार की जनता के लिए, और बिहार की जनता ने जो पूरे देश को दिया है। और हमारे देश में जो सारी पार्टियां हैं जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, उन्हें आज का ये संदेश अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। अब एक और संदेश आपको बताते हैं।
आप अक्सर यह आरोप तो सुनते ही रहते हैं कि हमारे देश में मीडिया बिका हुआ है, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया अब बिक चुका है। सोशल मीडिया पर जो मुद्दे और चेहरे ट्रेंड करते हैं, जो वीडियो वायरल होते हैं, उसमें से ज्यादातर मिलावटी होते हैं और ये व्यूज पैसे से खरीदे हुए होते हैं। आज हम आपको डेटा दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर जो कुछ भी ट्रेंड कर रहा था, जो कुछ भी ट्रेंड चल रहे थे, चुनाव के नतीजे ठीक उससे उल्टे आए हैं। आप में से जो लोग किसी नेता की लोकप्रियता YouTube पर उसके व्यूज के आधार पर आंकते हैं, उन लोगों के लिए आज के ये आंकड़े एक सबक हैं। सबसे पहले ये चार्ट देखिए। इसमें 1 अगस्त से 10 नवंबर तक YouTube का डेटा है जो बताता है कि 10 लाख से ज्यादा व्यूज वाले जो वीडियोस वायरल हुए वो किस नेता के कितने वीडियोस हैं। इसमें 47% वीडियो तेजस्वी यादव के थे, सिर्फ 32% वीडियो नीतीश कुमार के थे और 21% प्रशांत किशोर के हैं। तो यह आपको क्या बताता है? YouTube पर जो 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज वाले वीडियो वायरल हो रहे थे, उसमें से 47% तेजस्वी यादव के थे। यानी जनता सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को देख रही है, सुन रही है। यहां तक कि प्रशांत किशोर को भी 21% उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, नीतीश कुमार के सिर्फ 32%। जबकि आज के नतीजों का अगर चार्ट देखेंगे तो नीतीश कुमार 85 सीटें जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ 25 और प्रशांत किशोर को तो एक भी सीट नहीं मिली। तो YouTube का डेटा देखिए और चुनाव का डेटा देखिए। चुनाव का डेटा YouTube के डेटा से बिल्कुल उलट है। YouTube में जो आपको हीरो दिखाई दे रहे हैं वो चुनाव में जीरो हैं और YouTube पर जो जीरो आपको दिख रहे थे वो चुनाव के हीरो हैं। अब देखिए, ये बिहार चुनाव पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले YouTube चैनल्स की लिस्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जिन YouTube चैनल्स को सबसे ज्यादा देखा गया उसमें सबसे ऊपर के 2 चैनल्स कांग्रेस पार्टी के हैं। इन दोनों चैनल्स को मिलकर 39% से ज्यादा लोगों ने देखा है। इनके जो व्यूज हैं आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 23%, इंडियन यूथ कांग्रेस 16%, तीसरे और चौथे नंबर पर प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के YouTube चैनल्स हैं। 5वें नंबर पर राहुल गांधी का चैनल है, उसके बाद आरजेडी का चैनल है। 7वें और 8वें नंबर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चैनल है। देखिए कितना नीचे। और फिर से जन स्वराज का चैनल है, अगला भी जन स्वराज का चैनल है और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का चैनल है वो सबसे नीचे है, जिसके सिर्फ जो व्यूज हैं सिर्फ 3.5% व्यूज हैं जनता दल यूनाइटेड के। यानी जिस पार्टी को 0 सीट मिली उसके टॉप 11 में 4 चैनल हैं। कांग्रेस जो सिर्फ 6 सीट जीती उसके टॉप 10 में 3 चैनल हैं, जबकि सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले एनडीए के केवल 3 चैनल इस टॉप 11 चैनल्स में हैं। और जेडीयू तो सबसे नीचे है, 3.5% व्यूज मिले हैं। बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इस बार महागठबंधन और प्रशांत किशोर का माहौल सिर्फ डिजिटल मीडिया पर ही बन रहा था। इसके मुताबिक प्रशांत किशोर के पक्ष में 90% माहौल था, जबकि तेजस्वी यादव के पक्ष में 50% से ज्यादा माहौल था। वहीं नीतीश कुमार के पक्ष में 40% से भी कम माहौल था। ये सारी चीज आप देख रहे हैं, नेताओं के पक्ष में माहौल। ये यूट्यूब का जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट मीटर है जो यूट्यूब में डिजिटल मीडिया में जो कंजम्पशन हो रहा था उसके आधार पर है। तेजस्वी यादव का सबसे कितना माहौल है देखिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। नीतीश कुमार का काफी कम पॉजिटिव सेंटिमेंट है और प्रशांत किशोर का तो बहुत ही ज्यादा है। यानी जिसके पक्ष में ज्यादा माहौल था उसे 0 सीटें मिली और जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा माहौल था वो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एक और चार्ट देखिए, इसके मुताबिक यूट्यूब पर जिस नेता को सबसे ज्यादा देखा गया वो तेजस्वी यादव है, जबकि दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर थे। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा देखे गए। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर चिराग पासवान हैं, जिन्हें सिर्फ 2.5% लोगों ने देखा, 2.5% व्यूज हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे वोटिंग करीब आती गई, तेजस्वी यादव के व्यूज बढ़ते गए, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के व्यूज घट रहे थे। अब आपको अलग अलग गठबंधन के बारे में बताते हैं जिसने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। अगस्त से लेकर नवंबर में
वोटिंग होने तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो माहौल था वो महागठबंधन के पक्ष में था। एनडीए के पक्ष में माहौल लगातार बढ़ तो रहा था लेकिन फिर भी बहुत कम था। ये देखिए, नीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये महागठबंधन है, नारंगी रंग से, केसरिया रंग से जो देख रहे हैं ये एनडीए है। और माहौल के मामले में आप देखेंगे नवंबर तक महागठबंधन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एनडीए से आगे है। अब सबसे आखिर में एक और चार्ट देखिए जिसमें आप समझेंगे कि यूट्यूब पर किसी मुद्दे को लेकर कैसे माहौल बनता है। अगस्त से लेकर वोटिंग होने तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो मुद्दे थे वो वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। ये देखिए, जो नीले रंग से आप देख रहे हैं बाहर, ये वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा है। आप देखते जाइए अगस्त में ये कितना बड़ा मुद्दा था, सितंबर में भी सबसे बड़ा मुद्दा है, अक्टूबर में भी और फिर नवंबर में भी सबसे बड़ा मुद्दा है। पीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये बेरोजगारी का मुद्दा है और एक और जो आप देख रहे हैं जामुनी रंग से वो जंगल राज का मुद्दा है। बेरोजगारी, जंगल राज, जीविका दीदी भी इस चुनाव में आपको नजर आए लेकिन बहुत कम। और सितंबर में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना भी एक बड़ा मुद्दा बना था जब इस सितंबर में यह घटना हुई थी। तो राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं वो लगातार असल में इस तरह के डेटा पर चलते हैं। आप देखिए, ये डेटा जब आप देखेंगे तो अगर इस डेटा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट चोरी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो एसआईआर है। लेकिन चुनाव के नतीजों से यह पता चलता है कि ये मुद्दे कितने नकली थे। आज के नतीजों से प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ा संदेश है। प्रशांत किशोर को आज एक भी सीट नहीं मिली और ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उनके लिए बस हम आज ये कहना चाहेंगे कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने आप को ही ब्रांड समझने लगती है तब यही होता है। नेताओं को चुनाव जिताते जिताते प्रशांत किशोर खुद को ही नेता मानने लगे और पिछले एक महीने से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनलों पर सबसे ज़्यादा एयर टाइम अगर किसी नेता को मिला है तो वो हैं प्रशांत किशोर। ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं बचा होगा जिसने प्रशांत किशोर का एक एक घंटे का इंटरव्यू ना किया हो। मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल के जो बड़े बड़े संपादक हैं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एंकर्स, सब ने प्रशांत किशोर के घर जाकर उनके इंटरव्यू किए। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया यह मानने लगा था कि जिस कमाल को केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली में किया वही कमाल अब प्रशांत किशोर बिहार में करने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में कई 100 करोड़ रुपए अपनी कैंपेन में खर्च कर दिए होंगे, इसलिए सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रेंड करते रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते रहे। सबसे ज्यादा हेडलाइंस उन्हें मिली हैं, सबसे ज्यादा एयर टाइम उन्हें मिला है। लेकिन अब नतीजे देखिए, जन स्वराज पार्टी की जीत 0 रही है। यानी ये मीडिया में हीरो हैं, सोशल मीडिया में सुपर हीरो हैं, लेकिन चुनाव में 0 हैं। जबकि उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी ने और उनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। इसलिए आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया भी अब मार्केटिंग के चंगुल में फंस चुका है। यह मत देखिए कि किसे कितने व्यूज मिल रहे हैं, यह मत देखिए कि क्या वायरल हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, यह सब पैसे से खरीदा जा रहा है। इस चुनाव में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की भी बड़ी चर्चा थी। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन दोनों ने न जाने कितने इंटरव्यूज दिए, इनके वीडियो भी वायरल हुए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते थे, लोग तालियां बजाते थे। 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे क्योंकि बेगूसराय उनका होम टाउन है। ऐसे में सब को यह उम्मीद थी कि कम से कम बेगूसराय जिले में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहां कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और दोनों पर हार गई। यानी ये जो नेताजी हैं कन्हैया कुमार नाम के, ये अपने इलाके में कांग्रेस को 1 सीट नहीं जिता पाए। इसी तरह पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, वो लगातार महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे, राहुल गांधी के साथ रैली रोड शो भी कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन 1 भी सीट नहीं जीत पाया, इनके तमाम इंटरव्यूज के बावजूद, इनके तमाम बयानों के बावजूद। अब आपको बिहार के चुनाव की टीम 0 से मिलवाते हैं। एक आज हमने नई टीम बनाई है आपके लिए, उसका नाम है टीम 0। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, आप इन्हें इस टीम 0 के कप्तान कह सकते हैं।
और ये कांग्रेस और आरजेडी का बिहार में आज तक का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है। मुकेश सहनी महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे। 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं मिली। पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ बेगूसराय में पानी में भी डुबकी लगा रहे थे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इस डुबकी के साथ राहुल गांधी अपने सहयोगियों को भी लेकर डूबे। सहनी की पार्टी भी राहुल गांधी के साथ डूब गई। 2020 में सहनी एनडीए के साथ थे और तब 4 सीटें जीते थे। इस बार 0 पर हैं। कन्हैया कुमार बिहार में बदलाव के दावे तो कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही क्रैश हो गया। ये वो नाम है जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे किए थे। हर चैनल पर इनके इंटरव्यूज होते थे। चैनलों में जो कॉन्क्लेव होते हैं चुनाव के, हर चुनाव के कॉन्क्लेव में ये नजर आते थे। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक इनका इंटरव्यू करते थे, लेकिन डिलीवरी 0 है। नतीजों ने इन्हें टीम 0 में बदल दिया है। इसलिए आज मीडिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सीख है। जो मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो इन नेताओं को इनके नाम की वजह से बुलाते हैं, इनके परिवार की वजह से बुलाते हैं, इनके परिवार का जो इतिहास रहा है उससे प्रभावित होकर वो इन्हें बुलाते हैं, उन्हें आज ये देखना होगा कि वो गलत लोगों को इतना एयर टाइम दे रहे हैं, वो गलत लोगों को इतना महत्व दे रहे हैं। आज अगर राहुल गांधी की पार्टी बिहार में सिर्फ 6 सीट जीत पाई है तो उन्हें एयर टाइम भी 6 सीट के हिसाब से ही मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी का कद और ओवैसी का कद बिहार में बराबर होना चाहिए। अब एक और उदाहरण देखिए। इस चुनाव में चिराग पासवान को सबसे कम कवरेज मिली। शायद ही उनका कोई वीडियो ट्रेंड किया होगा, शायद ही उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होगा। सोशल मीडिया पर उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं मिले, लाखों व्यूज नहीं मिले। लेकिन इस चुनाव में प्रदर्शन देखिए। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 29 में से 19 सीटें जीत गई। लेकिन आज भी जो पारंपरिक राजनीति को फॉलो करने वाले जो बड़े बड़े संपादक हैं, लोग हैं, वो आज भी प्रशांत किशोर को चिराग पासवान से ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंटरव्यूज उनके लिए जाते हैं, ज्यादा एयर टाइम उन्हें दिया जाता है। और बिहार चुनाव में इस बार मैं ये कहूंगा कि एग्जिट पोल फिर से फेल हो गए। आप हैरान होंगे, लेकिन एग्जिट पोल फेल हुए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में एनडीए की इतनी बड़ी जीत और महागठबंधन की इतनी बड़ी हार का अनुमान नहीं लगाया गया था। एग्जिट पोल्स ने भी बहुत सेफ खेला। दरअसल एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज और मेन स्ट्रीम मीडिया इस बार बहुत सेफ खेल रहे थे। कुछ एग्जिट पोल्स में तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई गई थी, लेकिन यह कांटे की टक्कर कभी भी नहीं थी, क्योंकि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को 6 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं। इसलिए जो इस दौरान लोग कभी गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, कभी कहते हैं कि मीडिया सही खबरें नहीं दिखाता। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को यह बड़ी शिकायत रहती थी कि मीडिया हमारे पक्ष की खबर नहीं दिखा रहा। ये क्यों नहीं कह रहा मीडिया कि हम जीत रहे हैं? जो पत्रकार ये कहते थे कि ये लोग नहीं जीतेंगे, उन्हें कहते थे ये गोदी मीडिया है, उन्हें कहते थे ये तो पत्रकार हैं ही नहीं, उन्हें कहते थे ये लोग बिक चुके हैं। ये पूरा इकोसिस्टम बनाया गया। लेकिन आज उन सारे पत्रकारों की जीत है, उन सारे लोगों की जीत है जो पहले दिन से कह रहे थे कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक फ्लॉप शो होने वाला है। और आज देखिए वही हुआ। आप डिकोड शो के पुराने वीडियोस निकाल कर देखिए, उन सारे वीडियोस में आपको ये नजर आएगा कि बिहार में क्या होने वाला था, और वही सही हुआ। लेकिन जब इन विपक्षी नेताओं के मन की बात कोई नहीं करता, कोई न्यूज एंकर ये कहता है कि ये नहीं जीतने वाले, तो ये उसे गोदी मीडिया कहने लगते हैं। ये कहते हैं कि ये पत्रकार बिका हुआ है। ये इनका एक स्टाइल है। जब जीत नहीं पाते तो कहते हैं कि चुनाव आयोग बिक गया, जब जीत नहीं पाते तो कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। चुनाव आयोग से मुझे याद आया, हमने सारे फैक्टर्स आपको बताए, लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये जो जीत है, ये चुनाव आयोग की भी बहुत बड़ी जीत है। इस दौरान चुनाव आयोग पर कौन सा आरोप नहीं लगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग को बिल्कुल बैकफुट पर दीवार के साथ सटा दिया गया। पूरी कोशिश की गई कि चुनाव आयोग का मनोबल टूट जाए। लेकिन ये चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक भी बूथ पर रिकाउंटिंग नहीं करनी पड़ी, एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई, एक भी जगह कोई धांधली की खबर नहीं आई।
अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको चुनाव आयोग के बारे में जो उनकी आज ये जो जीत हुई है, जो उन्होंने नया शानदार रिकॉर्ड बनाया है, उनके बारे में कुछ और बातें बताएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। बिहार में इस बार हिंसा मुक्त और शांतिपूर्वक चुनाव कराने का श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया। अवैध वोटर्स को हटाने के बाद बिहार में कुल वोटरों की संख्या में से 47 लाख वोटर कम हो गए। वर्ष 1985 के बाद यानी पिछले 40 साल में यह बिहार का पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें ना तो कोई हिंसा हुई और ना ही कहीं पर दोबारा चुनाव कराना पड़ा। 1985 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 63 लोगों की मौत हुई थी। चुनावी हिंसा में 63 लोग मारे गए थे 1985 में, और 156 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ी थी। 1995 में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को हिंसा और धांधली की वजह से चुनाव 4 बार टालना पड़ा था, लेकिन 2025 के चुनाव में एक भी हिंसा का मामला नहीं हुआ और रिकॉर्ड 67% वोटिंग यहां हुई है। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, लेकिन बिहार में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट पर अभी तक गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया है। और हो सकता है कि अभी नहीं, अगले साल राहुल गांधी फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि पिछले साल जो बिहार में चुनाव हुआ था उसमें वोट चोरी हुई थी। आप इंतजार करिए लगभग 1 साल का, और अगले साल वो ये आरोप जरूर लगाएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीतने वाले कभी बहाना नहीं बनाते और बहाना बनाने वाले कभी नहीं जीतते। नमस्कार। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश? SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस? गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न? बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम? पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट। फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।